हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दिसंबर महीने के करंट अफेयर को लेकर बड़े मैसेज आ रहे हैं। दिसंबर का करंट कब कराओगे, दिसंबर का करंट कब कराओगे। ठीक है भाई, आपकी मांग जायज़ है। जनवरी खत्म होने को है, दिसंबर का करंट अफेयर करवा दिया जाना चाहिए। चलो शुरू कर देते हैं। आज अपन शुरू करेंगे साइंस एंड टेक से, है ना। तो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है करंट अफेयर का, उसको जो आज अपन पढ़ लेते हैं और एक एक जो सेगमेंट है वो अपन अब करते रहेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक से। जो पहला जो आर्टिकल है वो है इसरो के द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जो किया गया है ना। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि CE-20 इंजन क्या है। तो CE का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन। तो यानी कि जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया, जो कि आपको पता है 3 स्टेजेस की होती है, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और जो तीसरी जो स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक होती है ना। यहाँ तक सब बातें आपको अपन पता है। और ये सामान्यतः GSLV के अंदर है ना आपके हाँ, तो GSLV के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो फिर अभी नया क्या हुआ है, जैसा कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तो फिर सफल परीक्षण क्या है, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं, है ना। जैसे कि अपन ये इंजन आपको जानते होंगे CE 7.5, इसका अपन 2014 में जो कर चुके हैं सफलतापूर्वक। CE-20 भी अपन जो कर चुके हैं, CE-25 भी अपन जो यूज ले रहे हैं। तो इसमें नया क्या है, नया ये है कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि जब यहाँ से लॉन्चिंग व्हीकल के साथ में, यानी कि इंजन को बार बार जब सैटेलाइट्स को अलग अलग कक्षाओं के अंदर, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर जब प्रक्षेपित किया जाता है, तो इंजन को कई बार रीस्टार्ट करना पड़ता है ना। जैसे मान लो कि भाई 104 सैटेलाइट लेके गया PSLV C-37 जो था, तो ऐसे मामले में जो इंजन है उसको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या रीस्टार्ट करना पहली बार अपन ने सीखा है? नहीं, रीस्टार्ट भी अपन पहले से कर रहे थे। और भी बहुत सारे देश हैं जो कि रीस्टार्ट भी इंजन को कर लेते हैं। तो फिर नया क्या है, तो रीस्टार्ट करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। जो आपके सॉलिड और आपके जो लिक्विड फ्यूल है, मतलब सॉलिड जो फ्यूल है जिसमें कि अपन हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीडाइजर के तौर पर हम जो वो -183 डिग्री पर जो वो ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है कि बाहरी थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। यहां पर गैस चैम्बर तक भेजने के लिए बाहरी थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो अपन ने नया जो परीक्षण किया है, ये एक ऐसा परीक्षण है जिसके अंदर बिना बाहरी आवश्यकता के हम गैस टरबाइन को घुमा सकेंगे। यहां पर ये जो साइकिल है, इसको बिना किसी बाहरी सहायता के रीस्टार्ट जो किया जा सकेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि रीस्टार्ट करने के लिए बिना किसी बाहरी सहायता के रीस्टार्ट जो इंजन को किया जा सकेगा, इग्निशन के लिए जो इसको काम लिया जा सकेगा। तो बस यही जो बात यहाँ पर बताई गई है। और इसको जो अपन कह रहा हूँ कि बिना किसी बाहरी सहायता के लिए, इसको नाम दिया गया है बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट। क्या नाम दिया गया है? बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट। तो बस यही कहा जा रहा है कि इसरो ने 7 नवंबर को इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स, तो इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स कहां पर है ये मैंने आपको बताया हुआ है, कहां पर है? महेंद्रगिरी में। वहां से CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। जो कि क्या है, इससे बिना किसी बाह्य ईंधन की सहायता के इंजन का स्थिर संचालन संभव हो सकेगा। तो क्या ऐसा अपन ने करके देख लिया? बिल्कुल करके देख लिया। और 10 सेकंड की अवधि के लिए ये काम किया गया। क्या इससे पहले दुनिया में ऐसा काम किसी ने किया है? तो हम कहेंगे संभवतः ये पहली बार है। हो सकता है कि किसी देश ने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज वो बताया ना हो, इसलिए इसरो कह रहा है कि संभवतः ये पहली बार है कि ऐसा कुछ किया गया है। फिर मैं कह रहा हूं कि इंजन को रीस्टार्ट करना ऐसा बहुत सारी अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा किया जा चुका है। इवन SpaceX जैसी प्राइवेट जो एजेंसी है उसके द्वारा भी किया जा चुका है रीस्टार्ट। तो लेकिन फिर बात है कि रीस्टार्ट के लिए बाह्य ईंधन की आवश्यकता होती है। खासतौर पर हीलियम के जो 6 गुब्बारे जैसी संरचना होती है हीलियम के, वो लेके जाते हैं। लेकिन यहां पर बिना किसी बाह्य ईंधन के यहां पर इसको रीस्टार्ट किया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया? बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है ना। तो बस ये यहां पर महत्वपूर्ण खबर थी। 10 सेकंड तक इसको काम किया जा सका। इसरो ने संभवतः विश्व में पहली बार किसी सहायक थ्रस्ट सिस्टम के बिना गैस जनरेटर साइकिल, यहां पर डॉट नहीं आना चाहिए था, गैस जनरेटर साइकिल क्रायोजेनिक इंजन का बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नहीं, गैस स्टार्ट साइकिल क्या होता है? तो भाई अपन इसमें गैस स्टार्ट के रूप में लेके जाते हैं। जैसे मान लो यहां से क्या जाता है? फ्यूल जाता है
है ना। यहाँ से आपके ऑक्सीडाइजर जो हो जाता है और यहाँ पर जाने के बाद दोनों किसके अंदर जाते हैं, गैस चैम्बर के अंदर जाते हैं, और उसके बाद ये जो है यहाँ से किस में जाता है, कंबंशन के लिए जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, गैस जनरेटर एक तरीके से, क्या है, गैस जनरेटर। तो गैस जनरेटर पहले भी होता था, अब भी होता है, नया कुछ नहीं है। नया ये है कि बिना किसी बाह्य सहायता के आप इसको रीस्टार्ट कर पाओगे, नई चीज ये है। ठीक है ना। तो इस पूरी कहानी से हमें जो याद रखने लायक बातें हैं, C20 के अंदर जो अपन ने नई फैसिलिटी दी है जिसको क्या कहा है, बूट स्टार्ट, है ना, बूट स्टार्ट, है ना, बूट स्टार्ट स्ट्रैप मोड, जो इसको नाम अपन ने बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट जिसको नाम दिया है, जो कि बिना किसी बाह्य ईंधन के यहाँ पर जा सकेगा। इंजन की रीस्टार्ट क्षमता बढ़ेगी और प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता कम होगी। हाँ, तो फिर एक बात ये भी है कि भी बाह्य ईंधन यदि जा भी रहा था तो प्रॉब्लम क्या है, बाह्य ईंधन ले जाओ ना, इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी बनाने से अच्छा तो। लेकिन बाह्य ईंधन लेके जाएंगे तो एक वजन लेके जाना पड़ रहा है, और वजन लेके जा रहे हैं तो आपके जो पेलोड लेके जा सकते थे उसकी क्षमता कम हो रही थी। तो यहाँ पर पेलोड का वजन बढ़ाया जा सकेगा और बाह्य ईंधन का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमें इसका फायदा होगा। ठीक है, तो CE20 इंजन के अंदर क्या नया किया है वो सब अपन यहाँ पर बात कर चुके। बूट स्ट्रैप स्टार्ट मोड जो इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये पहली खबर अपन ने पढ़ी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि किससे किया गया है, LVM-3 से। LVM-3 क्या है, LVM-3 जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था, GSLV Mach 3 के नाम से जाना जाता था, उसी का नया नाम क्या है, LVM-3 से। और ये इसकी जो 6th यहाँ पर फ्लाइट रहेगी LVM-3 के इसके माध्यम से। तो इसको नाम यहाँ पर क्या दे दिया गया, M6 नाम दे दिया गया। तो LVM-3 M6 रॉकेट से, ठीक है ना। तो LVM-3 M6 रॉकेट से यहाँ पर क्या भेजा गया है, तो यहाँ से एक उपग्रह सैटेलाइट भेजा गया है 24 दिसंबर को। कहाँ से भेजा गया, तो अपने भेजने के लिए एक ही जगह है, कौन सी है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। जितने भी अपने सैटेलाइट है सब यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। आपको पता है हाल ही में अपन सेकंड जो एक सेकंड जो प्रक्षेपण जो पट्टी है वो बना रहे कहाँ पर, थूथुकुड़ी के अंदर। थर्ड वापस ये हरिकोटा में ही यहाँ पर एक पास में और बना रहे, है ना, लॉन्च पैड जो एक और बना रहे। लेकिन अभी तक तो कहाँ से किया जाता है, यहीं से किया जाता है। जो आपकी थूथुकुड़ी वाली है वो वैसे भी SSLV के लिए है ना, GSLV वहां से प्रक्षेपित नहीं करेंगे ना भाई। तो ये कहाँ से करेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करेंगे। ठीक है, ये मेन बात इसके अंदर क्या है, मेन बात इसके अंदर है कि ये LEO के अंदर किया गया है और इसके अंदर 6100 किलोग्राम का है। ये कितने किलोग्राम का है, 6100 किलोग्राम का। भारत का सबसे ज्यादा वजन वाला ये हो गया, 6100 किलोग्राम भारी उपग्रह है। तो भारत का सबसे भारी उपग्रह ये हो गया, भारत से प्रक्षेपित किया गया, भारत से प्रक्षेपित किया गया इसरो द्वारा अब तक का सबसे भारी उपग्रह। कितने किलोग्राम का है, 6100 किलोग्राम का है। आपको पता है ये GSLV की ही क्षमता है जिसमें कि 6100 किलोग्राम का यहाँ पर जो वजन लेके जा सकते हैं। हालांकि हम इससे आगे और अच्छा बना रहे हैं, आने वाले समय में NGLV बना रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। और जो नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो 8 टन तक का, यानी कि 8000 जो किलोग्राम वो लेके जा सकेगा, और 8 के 24 जो है वो टन लेके जा सकेगा। NGLV कितना लेके जा सकेगा, 24 टन। और उसके बाद में एक और बना रहे हैं, वो है LMLV, लूनर मॉड्यूलर लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, जो कि 2035 तक अपना बनेगा। वो 80 टन तक का वजन लेके जा सकेगा। कितना टन तक का वजन लेके जा सकेगा, 80 टन तक का। कौन सा, लूनर मॉड्यूलर लॉन्चिंग व्हीकल। और GSLV का अगला जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। वो कितना लेके जा सकता है, 24 टन तक का। और GSLV की जो क्षमता कितनी मानी जाती है LEO के अंदर, 8 टन तक का, यानी कि 8000 किलोग्राम तक का वजन जो लेके जा सकता है, 8 टन तक का लेके जा सकता है। लेकिन अभी तो फिर भी उससे थोड़ा सा कम ही है, कितना है, 6100 किलोग्राम का है। और ये भी हमारा क्या है, सबसे भारी उपग्रह अभी तक का भेजा गया है। इसको नाम क्या दिया गया है, ब्लू बर्ड नाम दिया गया है। तो क्या क्या बातें याद रखने लायक है, तो एक तो नाम याद रखने लायक है ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किससे भेजा गया है, ये याद रखने लायक है, LVM-3 M6। कौन सी फ्लाइट है ये, LVM-3 M6। कहां भेजा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में। कहां भेजा गया, लो अर्थ ऑर्बिट में। हालांकि GSLV बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए जाना जाता है ना, पर ये कहां पर भेजा गया है, LEO के अंदर। GSLV के अंदर G का मतलब ही क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और PSLV के अंदर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसको पोलर में ना भेजकर जो सामान्यतः कहाँ भेजते हैं, जियो सिंक्रोनस में, GSLV से। लेकिन बाद में देखा गया कि GSLV का तो हम बहुत सारी जगह पर यूज ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या कर दिया, LVM कर दिया, GSLV GS हटाई दिया।
तो इसीलिए कहाँ भेजा गया है, एलईओ में भेजा गया है। और अब तक का भेजा गया सबसे भारी उपग्रह। यह उपग्रह क्या काम करेगा, तो स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रदान करेगा, ठीक है। और यह एलईओ का कॉन्स्टलेशन का हिस्सा हो गया, ठीक बात है। बनाया किसने है, ये थोड़ा सा देखने लायक है। यह प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो भी साइंस एंड टेक की रिवीजन जो ऑफलाइन में कर चुके हैं वो मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि NSIL का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, NSIL का और एंट्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, और इन स्पेस का कहां पर है। इन स्पेस का तो अहमदाबाद में है, और NSIL और एंट्रिक्स का ये बेंगलुरु में है। तो NSIL और अमेरिका की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल के बीच समझौते के तहत इसको जो भेजा गया है। तो कुल मिलाकर हमें ब्लू बर्ड के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी है, ब्लू बर्ड के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है कि LVM-3 से भेजा गया है M6, हालांकि हाइट वगैरह याद नहीं रखना, पर इसकी 43 मीटर हाइट रहती है इसकी GSLV वाले की। ये जो है NSIL और आपके AST जो है USA की, उसके बीच MOU हुआ, उसके माध्यम से भेजा गया है। इसरो का सबसे भारी उपग्रह जो कि 6100 किलोग्राम का है, और ये आपके लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजा गया है, ठीक है। हालांकि साथ ही साथ अपनी इसकी और बात कर लेते हैं। GSLV के बाद अगला कौन सा आने वाला है अपना, NGLV। उसके बाद कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल आने वाला है, LMLV। इसकी जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 टन की। इसकी कितनी होने वाली, 24 टन की। और इसकी कितनी होने वाली, 80 टन की, ठीक है। तो ये हमने ब्लू बर्ड के बारे में बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन। देखो भाई ये क्या है, फिर आगे वापस बात चलते हैं। LVM जो 3 है, GSLV जो अपना है, इसमें कई जो इंजन है उसमें से लिक्विड स्टेज वाला जो इंजन है उसका नाम है L110। क्या नाम है, L110 इंजन नाम है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अभी हमें एक मिशन को लेके जाना है, जिस मिशन का नाम है गगनयान। किस मिशन को लेके जाना है, गगनयान, जिसके अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को, जिसको भारत के अंदर व्योमनॉट्स नाम दिया गया है या गगनॉट्स नाम दिया गया है, शॉर्ट नोट्स नहीं दिया गया, व्योमनॉट्स दिया गया। तो ये जो व्योमनॉट्स है इनको लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि ये जो इंजन लेके जाएंगे, तो यहां पर ह्यूमन को लेके जाने के लिए ये ह्यूमन रेटेड होना चाहिए कि भाई जो ये इंजन है इसकी वजह से जो ह्यूमन जाएंगे, गगनॉट्स को जो लेके जाएंगे, उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए इस इंजन को क्या बनाना पड़ेगा, ह्यूमन रेटेड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ह्यूमन रेटेड बनाना पड़ेगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, तो बस यही बात है कि L110 इंजन जिसका प्रयोग LVM-3 में हमेशा से किया जा रहा था, उसको ह्यूमन रेटेड बनाकर एक नया इंजन जो बनाया गया है, जो कि गोदरेज कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, किसके द्वारा, गोदरेज एरोस्पेस द्वारा ये इंजन इसरो को सौंपा गया है। इस इंजन का उपयोग LVM-3 प्रक्षेपण यान के L110 चरण में किया जाएगा। और इसका किसमें यूज करेंगे, ये गगनयान मिशन के अंदर महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो तीसरी जो हमने खबर पढ़ी वो क्या है, ह्यूमन रेटेड L110 इंजन, जो कि किसने बनाया, गोदरेज एरोस्पेस ने बनाया। किसने बनाया, गोदरेज एरोस्पेस ने। ये 3 बात एकदम क्लियर है। अब चलते हैं अगली पर। अगली है अपनी अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेविगेशन, ACEN, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेविगेशन। देखो हमारे यहाँ पर नेविगेशन के लिए जिसका यूज किया जाता है उसका नाम है IRNSS, या फिर कहते हैं नाविक। क्या कहते हैं इसको, नाविक। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन जो सिस्टम है उसका नाम क्या है, IRNSS या फिर नाविक। अब इसी के अंदर और बेहतरी के लिए, कुछ इस प्रकार की चिप वगैरह बनाने के लिए एक कंपनी के द्वारा यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है, जिस कंपनी का नाम क्या है, अनंत नाम है। जिस कंपनी का नाम क्या है, अनंत। तो बस यही याद रखना है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन शुरू किया गया। इसका उद्घाटन जो है इसरो के 11वें प्रमुख V नारायणन ने किया तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो एक तो ये ध्यान रख लेना, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना है, तिरुवनंतपुरम के अंदर बना है, ठीक है। स्थापना किसके द्वारा की गई है, अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, नाविक आधारित चिप्स बनाना, रिसीवर बनाना, अन्य नेविगेशन उपकरणों का विकास करना। और ये क्या होगा, ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब होगा। क्या होगा, भारत का पहला निजी क्षेत्र का प्राइवेट नेविगेशन इनोवेशन, कि नेविगेशन के मामले में और क्या क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं, उसके लिए हब के रूप में काम करेगा। तो इस पहले पेज में हमने 4 खबरों के बारे में पढ़ा।
सबसे पहली सबसे बड़ी जो खबर हमने पढ़ी वो ये था कि CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन है उसको अपन ने क्या कर लिया है, उसको बिना बाह्य सहायता के या बिना किसी बाह्य ईंधन के, जैसे सामान्यतः हीलियम लेके जाते हैं, बिना उसके जो अपन इसको क्या कर पाएंगे, रीस्टार्ट कर पाएंगे, बिना उसके क्या कर पाएंगे, रीस्टार्ट कर पाएंगे। जिसको अपन ने नाम क्या दे दिया, बूटस्ट्रैप। क्या नाम दे दिया, बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट जो है नाम दे दिया। इसकी वजह से क्या होगा, पेलोड कम होगा। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, दूसरा अपन ने पढ़ा बर्ड ब्लू बर्ड। दूसरा क्या पढ़ा, ब्लू बर्ड ये क्या है, ब्लू बर्ड जो एक सैटेलाइट है जो कि भेजा गया है किसके द्वारा, LVM-3M6 के द्वारा जिसको भेजा गया है, ठीक है ना। कहाँ से भेजा गया है तो पता ही है, श्री सतीश धवन श्रीहरिकोटा से जो अपन भेजते हैं। ये जो कितने वजन का होगा, 6100 किलोग्राम का होगा। कहाँ पर भेज रहे हैं इसको, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है इसको, मतलब कि कौन इसमें सहयोग कौन है, NSIL और ASV या ATV करके, AST करके कंपनी थी, उसके द्वारा यहाँ पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तीसरी जो अपन ने खबर पड़ी वो थी ह्यूमन रेटेड L110 इंजन, जो कि किसके द्वारा, गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, किसके द्वारा, गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। और चौथा जो अपन ने यहाँ पर खबर पड़ी वो था अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, ACEN, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहां बनाया जा रहा है, तिरुवनंतपुरम के अंदर, है ना। तिरुवनंतपुरम के अंदर बनाया जा रहा है, अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया जा रहा है। तो चार बातें तो अपन ने ये पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक छोटी सी खबर आती है कि इसरो ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है उत्तर प्रदेश में, वहां पर गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया। पैराशूट वगैरह का यूज करके देख रहे भाई जो यात्री हैं, जो गगनॉट्स हैं, वो वापस आएंगे तो कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां से पैराशूट का परीक्षण करके देखा, कोई बड़ी खबर नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर आता है जी अलकनंदा गैलेक्सी। किसकी बात कर रहे हैं, अलकनंदा गैलेक्सी। अलकनंदा को गैलेक्सी की खोज की गई है NCRA TIFR पुणे के शोधकर्ताओं द्वारा, जिसमें से कि एक राशि जैन है जो कि भरतपुर की हैं, एक योगेश वाडेकर है, इनके द्वारा खोज की गई है। क्या है ये, तो ये है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। खोज के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया और किसकी खोज की गई है, अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है, ठीक है। तो ये स्पेस के बारे में अपन ने बातें पढ़ी और अब अपन चलते हैं डिफेंस की तरफ, रक्षा प्रौद्योगिकी की तरफ। और दिसंबर महीने में रक्षा प्रौद्योगिकी में खूब सारी बातें हैं जो कि याद रखने लायक हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आकाश NG मिसाइल की, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, ये आपको पता है किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर याद रखना कि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। अपन जो सरफेस टू सरफेस देखते हैं खूब होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि यदि 30-35 किलोमीटर की जो रेंज है वो भी अच्छी खासी मानी जाती है सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में। तो आपकी ये जो आकाश NG है ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो अभी क्या मामला क्या हुआ है, तो DRDO द्वारा चांदीपुर से इसका टेस्ट जो किया गया, DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है ना। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसकी जो रेंज है वो 70 से 80 किलोमीटर की है। तो यानी कि अच्छी खासी रेंज मानी जा रही है, क्योंकि ये NG है, नेक्स्ट जनरेशन है। पहली वाली जो आकाश है उसके अपन बात करें तो 25 से 40 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी चल रही है, आकाश NG की, नेक्स्ट जनरेशन की। और इस नेक्स्ट जनरेशन की रेंज कितनी है, 70 से 80 किलोमीटर की इसकी रेंज जो मानी जा रही है, जो कि इसके अंदर यानी कि आपकी सरफेस टू एयर के अंदर क्या है, एक अच्छी खासी रेंज है 70 से 80 किलोमीटर की, ठीक है। ये एक साथ 10 से 30 लक्ष्यों का मुकाबला। अच्छा, गति भी कितनी है, 2.5 मैक, गति भी कितनी है, 2.5 मैक। और ये एक साथ जो वो 10 से 30 लक्ष्यों का भी मुकाबला जो करने में क्या है, सक्षम है। तो इस तरीके से कुछ बातें याद रखनी है आकाश NG के बारे में। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, सरफेस टू एयर है, 70 से 80 किलोमीटर की रेंज है, 2.5 मैक जो इसकी गति रहेगी, 10 से 30 लक्ष्यों को ये निशाना बना सकेगी। और इसका निर्माण जो किसके द्वारा किया गया, DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यह स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और सॉलिड रॉकेट मोटर से युक्त है। कुल मिलाकर जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से ग्रहण करना, उसके हिसाब से उसके मुताबिक ये लक्ष्य को निशाना बनाती है, ठीक है ना। तो ये इस टेक्नोलॉजी से लैस है आकाश NG मिसाइल, ठीक है। आगे बात करते हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल। आपको पता है एक K4 बैलिस्टिक मिसाइल है और एक K15 जो मिसाइल है, जो K15 मिसाइल है ये सामान्यतः समुद्र के लिए यानी कि सागरी का, और उसका जो लैंड जो वर्जन है वो आपके क्या कहलाता है, K4 कहलाता है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल।
ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसकी सामान्यतः जो रेंज है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपको यदि याद होगा ऑफलाइन के अंदर जब मैं रैपिड रिवीजन करा रहा था तो मैंने इसको याद करवाया आपको कि K4 को अग्नि 4 से याद रखना। K4 को अग्नि 4 से याद रखना। कैसे? कि अग्नि 4 की जितनी रेंज है लगभग उतनी ही रेंज इसकी है। कितनी है? 3500 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। अग्नि की देखो, जो भी रैपिड रिवीजन क्लास में नहीं है उसको मैं बता दूं कि अपन ने क्लास के अंदर मैंने याद करवाया था कि अग्नि 1 2 3 4 5 और 6 और एक आपके प्राइम, ये अग्नि की अलग अलग जो है आपके मिसाइल हैं। इनकी यदि रेंज याद रखनी हो तो बस 1000 लगाते जाओ। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। हालांकि ये बढ़ते बढ़ते 12 तक लेके जाएंगे पर शुरुआत में 6000, जिसका नाम क्या दिया गया? शौर्य। अग्नि 6 का ही नाम, सॉरी सूर्य, ठीक है। अग्नि 6 का ही नाम क्या है? सूर्य। और अभी ये क्या बनाई गई है? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम जो है ये 1 और 2 को रिप्लेस कर देगी, इन्हीं के स्थान पर है। जब इन्हीं के स्थान पर तो इसकी रेंज भी क्या होगी? इन दोनों की बीच की होगी, यानी कि इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी? 1500 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये अग्नि की जो आपकी रेंज है वो जरूर याद रख लेना। तो मैंने आपको याद करवाया कि अग्नि 4 इज इक्वल टू K4। अग्नि 4 इज इक्वल टू K4। तो K4 की जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उन दोनों की जो रेंज है लगभग क्या है? बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये जो K4 वाली जो है इसको अरिघात पनडुब्बी पर लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? अरिघात पनडुब्बी पर। मैं आपको थोड़ा सा सबमरीन के बारे में और बता देता हूं कि सबमरीन जो है हमारी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। एक डीजल संचालित होती है, एक आपके न्यूक्लियर पावर वाली होती है। तो न्यूक्लियर पावर वाली के अंदर देखें तो हमारे पास में 3 जो है वो सबमरीन है। एक का नाम है अरिहंत, एक का नाम है अरिघात और एक का नाम है चक्र। क्या नाम है? अरिहंत, अरिघात और चक्र। जो K15 वाली है वो सामान्यतः अरिहंत पर तैनात करके रखी जाती है और K4 वाली जो है किसके ऊपर रखी गई है? अरिघात पर रखी गई है। तो याद रखना ये कौन सी जो आपके पनडुब्बी से लॉन्च इसको किया गया है या कौन सी पनडुब्बी से टेस्ट किया गया है? तो ये अरिघात पनडुब्बी से किया गया है। ठीक है। दूसरी बात, किसके द्वारा विकास किया गया है? DRDO के द्वारा। तीसरी बात, इसकी जो है सिस्टम मतलब की मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। चौथी बात, इसको कोल्ड लॉन्च तकनीक से दागा जाता है और ये 2 चरणीय ठोस ईंधन प्रणाली से युक्त है। तो यहाँ पर कोल्ड लॉन्च जो तकनीक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक और अग्नि, चलो अग्नि 4 वाले में नहीं जाएंगे अपन, आधा तो रिवीजन हो जाएगा वरना रिवीजन क्लास बन जाएगी। केवल अपन यहाँ पर कोल्ड लॉन्च तकनीक की बात कर लेते हैं। ये कोल्ड लॉन्च टेक्निक का मतलब क्या होता है? कोल्ड लॉन्च टेक्निक का मतलब होता है, देखो ये एक पनडुब्बी होती है इस तरीके की ना, पनडुब्बी से जब इसको लॉन्च किया जा रहा है तो एक सामान्य नुकसान ये भी देखने को मिलता है कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसकी जो गैसेस का जो थ्रस्ट है वो पनडुब्बी को तो क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी बजाय इसका थ्रस्ट इस तरीके से रखा जाता है कि इसका थ्रस्ट किधर की तरफ जाए? पानी के अंदर थ्रस्ट हो, अनधिक तरीके से वो थ्रस्ट क्या हो जाए? कोल्ड हो जाए। तो ये जो टेक्निक है वो आपकी क्या कहलाती है? कोल्ड लॉन्च टेक्निक कहलाती है। क्या कहलाती है? कोल्ड लॉन्च टेक्निक कहलाती है। तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल को किस जो तकनीक से? कोल्ड लॉन्च तकनीक से दागा गया और ये 2 चरणीय ठोस ईंधन प्रणाली से युक्त है। ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये 2 चरणीय है। कैसे याद रहेगा? तो वो मैंने अग्नि से कंपेयर करके बताया हुआ है। अग्नि 4 जो है वो भी 2 चरणीय है और K4 जो है वो भी 2 चरणीय है। उसके लिए आपको फिर पूरी रैपिड रिवीजन क्लास देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पर 2 जो है बारे में बात की। एक तो क्या? आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन, जो कि जिसकी रेंज कितनी है? 70 से 80 किलोमीटर की रेंज है, 2.5 मैक की गति है और 10 से 30 निशानों को एक साथ लक्ष्य बना सकती है। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा और ये सरफेस टू एयर है। दूसरी अपन ने बात की K4 की। K4 इज इक्वल टू अग्नि 4, यानी कि रेंज भी उतनी है और है भी 2 चरणीय है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? DRDO द्वारा। कहां से प्रक्षेपण इसका किया गया? तो इसका किया गया अरिघात से। कहां से किया गया? अरिघात से किया गया। और एक बात अपन ने देखी, इसको कोल्ड लॉन्च तकनीक से प्रक्षेपित किया गया, कोल्ड लॉन्च तकनीक से। और ये क्या, इसमें कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज होते हैं, दोनों के दोनों ठोस होते हैं। ठीक है। चलो, तो ये सब बातें अपन ने कर ली K4 के बारे में और आकाश NG के बारे में। आगे चलते हैं, शेर AK-203 राइफल। ये क्या है? तो हमारे जो है, हम जो अभी तक पहले इंसास राइफल का प्रयोग करते थे। अभी तक हम किस राइफल का प्रयोग करते थे? इंसास राइफल का प्रयोग करते थे। लेकिन उसकी बजाय अब जो हम जो राइफल को अभी प्रमोट कर रहे हैं वो है K-203। K-203 जो ये जो राइफल है इसका प्रयोग किया जाएगा। ये राइफल कहाँ बन रही है? कुछ समय पहले इंडिया और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया और रशिया के बीच एग्रीमेंट हुआ था क्या कि भी रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफर करेगा और दोनों मिलकर अमेठी के अंदर
राइफल बनाने के लिए एक जो वो सेंटर बनाएंगे जहां पर कि क्या बनाई जाएगी, राइफल्स बनाई जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी। कहां पर, अमेठी में। इंडिया और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, तो उसी जगह पर ये बनाई गई है क्या, AK-203। ये जो AK-203 है इसका नाम क्या दे दिया गया, शेर AK-203। इसका क्या नाम दिया गया, शेर, लॉयन नाम दिया गया। AK-47 से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है ये AK-203। इसकी रेंज होगी 800 मीटर की। कितनी रेंज होगी, 800 मीटर की। और 1 मिनट में 700 निशाने लगा देगी। 1 मिनट में कितने, 700। ठीक है, तो 700 राउंड आप लगा लो, फटाफट फटाफट चलेगी। 700 राउंड घुमा दिया एक बार यूं तो सारा ही खत्म है। 700 राउंड, 800 मीटर की इसकी रेंज है। किसको ये जो रिप्लेस करेगी, इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। बनेगी कहां पर, तो इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड अमेठी के अंदर ही बनेगी। इसका भी कहां यूज किया जाएगा, सफल परीक्षण कहां किया गया, तो पश्चिमी सीमा राजस्थान बॉर्डर पर इसका सफल परीक्षण जो किया गया है। तो क्या क्या बनाया अपन ने, शेर AK-203। तो अभी तक डिफेंस के अंदर बात करें तो डिफेंस में हम 3 बातें पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, एक हम पढ़ चुके हैं आकाश NG के बारे में, और एक हम पढ़ चुके हैं आपके शेर AK-203। ठीक है, इनके बारे में जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो भाई अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा पायलट एस्केप सिस्टम। अब देखो ये पायलट एस्केप सिस्टम क्या है। दुबई के अंदर एक कार्यक्रम था, उसमें अपना तेजस जो है वो वहां से क्रैश हो गया। दुबई के अंदर एक कार्यक्रम था, उसमें अपना जो तेजस है वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, जिसमें जो पायलट थे उनकी भी मृत्यु हो गई, शहादत उनको देनी पड़ी। तो इस मौके पर अपना जो तेजस है उसकी बहुत ही बुरी मार्केटिंग हुई और उसका एक्सपोर्ट भी कम होने लग गया था धीरे धीरे। और ये कहा जाने लग गया कि भारत के पास में जो पायलट है वो ऐसी कंडीशन में यदि क्रैश हो रहा है, ऐसी कंडीशन में उसको बचाने के लिए एस्केप सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। हमने कहा भाई देखो एस्केप सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं शायद पायलट की कुछ ना कुछ गलती रही होगी, लेकिन एस्केप सिस्टम अपना बहुत अच्छा है। लेकिन दुनिया मान नहीं रही थी, इसीलिए हमने इसका दोबारा टेस्ट करके दे दिया पायलट एस्केप सिस्टम का, जो कि 800 किलोमीटर की पर आवर की गति से चल रहा यदि कोई एयरक्राफ्ट है उससे भी पायलट को एस्केप किया जा सकता है, उससे भी पायलट को बचाया जा सकता है। कितने किलोमीटर की गति से, 800 किलोमीटर पर आवर, उसमें भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार का अपन ने यहाँ पर परीक्षण कर दिया। चंडीगढ़ से इसका परीक्षण किया भाई, कहां से इसका परीक्षण किया, चंडीगढ़ से इसका परीक्षण किया। पायलट एस्केप सिस्टम याद रखना, DRDO द्वारा 2 दिसंबर 2025 को लड़ाकू विमानों हेतु हमारे जो फाइटर जो जेट है पायलट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। परीक्षण स्थल क्या था, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। कौन सा था, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। यह परीक्षण 800 किलोमीटर प्रति घंटा की नियंत्रित गति पर किया गया। इसका सहयोग किसने सहयोग किया, तो ADA और HAL के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी प्लस HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका किया गया है। ठीक है ना, तो ये कहां से परीक्षण किया गया, चंडीगढ़ से। कितने की गति पर, 800 किलोमीटर की। और किसने किया है, तो आपके एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी और आपके है HAL, इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। तो चौथी खबर अपन ने क्या पढ़ी, पायलट एस्केप सिस्टम की खबर पढ़ी। आगे बढ़े, अगली खबर पर चलते हैं। और अपन ने ये बना दिया आपके टैंक बना दिया भाई साहब, क्या बना दिया है, टैंक बना दिया है, जिसका नाम रखा है WAHP 8x8। आजकल आपको पता है मनाली के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है ना, 2-4 दिनों से मनाली के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। और जो भी जा रहा है उसको साफ साफ मना किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि भाई साहब 4x2 वाली गाड़ियां लेके मत आना, 4x2 वाली गाड़ियां लेके नहीं आनी है, क्योंकि वो टायर पीछे वाले घूमते नहीं है और पूरा पूरा मनाली जाम हुआ पड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है 4x4 वाली गाड़ियां लेके आना। कौन सी गाड़ी लेके आना, 4x4। 4x4 से भी ज्यादा अच्छा क्या हो, 8x8। क्या हो, 8x8। एक ऐसे टैंक बनाए जा रहे हैं। देखो हमारे पास में टैंक तो इससे पहले भी थे, हमारे पास में T-72 है, हमारे पास में T-90 है, हमारे पास में पहला स्वदेशी जो टैंक था उसका नाम अर्जुन टैंक था, हमारे पास में एक टैंक अभय है, हमारे पास में एक टैंक जोरावर है, जोरावर जो कि सबसे हल्का टैंक माना जा रहा है। पहला स्वदेशी टैंक कौन सा था, अर्जुन था। T-72 और T-90 ये जो दोनों अपन रशिया से लेते हैं। तो हमारे पास टैंक बहुत थे, लेकिन ये वाला टैंक नया टैंक है भाई। इस नए टैंक के अंदर विशेषता क्या है, बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। एक तो है ये 8x8 है, 8 टायर है इसके अंदर और 8 के 8 घूमेंगे उस समय पर। तो 8x8 है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये उभयचर श्रेणी का है। किस श्रेणी का है, उभयचर। उभयचर श्रेणी का मतलब होगा कि स्थल पर तो चल ही सकता है, पानी के अंदर तैर भी सकता है।
पानी के अंदर क्या कर सकता है, तैर भी सकता है। इस प्रकार का अपना पहला टैंक है ये। और ऐसी 4x2 की 4x4 की ऐसी गाड़ियां कौन बनाता है, टाटा बनाता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, टाटा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, टाटा के द्वारा जो बनाया गया है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। ये मोरक्को के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मोरक्को के अंदर जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, मोरक्को के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ये भी याद रखना, आपसे यदि कोई पूछ ले भारत का पहला विदेशी रक्षा प्रतिष्ठान कहीं पर बना है, यानी कि भारत का पहला ऐसा कोई सेंटर डिफेंस से रिलेटेड जो कि विदेश में है, वहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वो कहां बना है, मोरक्को के अंदर ही बना है। और इस मोरक्को के अंदर किसका प्रोडक्शन करेंगे, इसी का ही करेंगे, WHAP 8x8 का ही करेंगे। याद रखना, भारत का पहला ऐसा कोई प्रतिष्ठान, ऐसा कोई एंटरप्राइज जो कि विदेश में शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है, तो वो कहां पर हुआ है, मोरक्को के अंदर ही हुआ है। और कौन से टैंक का, तो WHAP 8x8 का। ये कौन सी श्रेणी का है, उभयचर का है। ये इसकी यूनिक है, ये USP है, इसकी विशेषता है, जो कि अभी तक के अपने टैंक के अंदर नहीं थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपके व्हील्ड आर्म्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, जो कि दोनों में चल सकता है, उभयचर होता है। टाटा ने मोरक्को को इसकी पहली खेप आपूर्ति की है। इसका डिजाइन किसने किया है, तो DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये भारत का पहला एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, सभी प्रकार के इलाकों में संचालन कर सकता है। इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक के साथ साथ ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन एवं तैरने की क्षमता है। तो ये बड़ा एक USP है, इसका यूनिक पॉइंट है। याद रख लेना, WHAP 8x8 उभयचर श्रेणी का, स्थल में और पानी में दोनों में मोरक्को के अंदर इसको भेज रहे हैं। याद रखना, कल पता नहीं कौन सी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, पिनाका जो है वो किसको एक्सपोर्ट की जा रही है, आर्मेनिया को। पिनाका किसको एक्सपोर्ट की जा रही है, आर्मेनिया को। और ये जो WHA ये वाला जो है, ये किसको किया जा रहा है, मोरक्को को। और आपके जो क्या नाम है, ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस की जा रही है फिलीपींस को। ब्रह्मोस किसको की जा रही है, फिलीपींस को। इन तीनों के बीच अंतर याद रखना, एक दूसरे में कंफ्यूज करा के आ जाओगे। ये वाला प्लेटफॉर्म फिलीपींस को भेज दोगे, ये वाला मोरक्को को भेज दोगे, गलत जगह डिलीवरी नहीं करके आ रही है। तो जो ये आपके टैंक है, ये तो कहाँ पर, मोरक्को में। ब्रह्मोस जो है कहाँ पर, फिलीपींस के अंदर। और पिनाका कहाँ पर, आर्मेनिया के अंदर। ठीक है ना, तो बात ये हो गई ठीक अपनी। तो अपन जो है वो डिफेंस के अंदर अभी तक 5 बातें कर चुके हैं। एक बार मुझे बताओ K4 सारी बातें पता है, मुझे बताओ आकाश NG पूरी बातें पता है, मुझे बताएंगे कि आपके पायलट एस्केप सिस्टम के बारे में सारी कहानी पता है। आप मुझे बताएंगे वो आपके शेर AK 203 राइफल के बारे में सारी कहानी पता है। 5 अपन बताएंगे कि ये WHAP 8x8 प्लेटफॉर्म के बारे में सारी कहानी पता है। ठीक है, तो ये 5 कहानियां अपन अभी तक देखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे। एक बार फटाफट मुझे रिकॉल करा दो, K4 की रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर। बनाया किसने है, DRDO ने। कितने चरण हैं, 2 चरण हैं, दोनों के दोनों क्या है, ठोस हैं। कौन सी तकनीक से लॉन्च किया गया है, कोल्ड लॉन्च तकनीक से। कहां पर रखा गया है, अरिघात से। कहां से लॉन्च किया गया, अरिघात से। आकाश NG क्या है, नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल अपनी, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर होने वाली है। 2.5 मैक की गति होने वाली है। 10 से 30 लक्ष्यों को एक साथ जो ये निशाना बना सकती है। और इसकी जो आपके डिजाइन है वो आपके DRDO और एक कौन सी संस्था देखी थी उसके द्वारा किया गया। पायलट एस्केप सिस्टम जो है ये चंडीगढ़ से किया गया, HAL प्लस ADA के द्वारा किया गया, है ना। ये 800 किलोमीटर की नियंत्रित गति से भी अपन ने एस्केप कर लिया। शेर AK 203 इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। इंडो रशिया के बीच में, इंडिया रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत अमेठी के अंदर ये लगाए गए हैं। और इसको पश्चिमी जो अपनी बॉर्डर है यानी कि राजस्थान है, वहां से इसको किया जाएगा। 800 मीटर की इसकी रेंज रहेगी और 1 मिनट में 700 राउंड ये चला सकती है। और 8x8 वाले प्लेटफॉर्म की बात कर ली, जो कि टाटा एडवांस जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, प्लस DRDO और इन्होंने मिलकर डिजाइन किया है। और इसकी जो है अपन कहाँ पर, मोरक्को के अंदर। मोरक्को के बारे में आपको एक और बात भी बता दी कि वहीं पर अपन क्या हो रहा है, वो कुछ विदेशी वाला प्रतिष्ठान वाला भी बात आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रलय मिसाइल की। पहली बात तो मैं आपको कुछ प्रलय के बारे में बेसिक बातें बता दूं कि हमारे पास कुछ होती है बैलिस्टिक मिसाइलें, कुछ होती है क्रूज मिसाइलें। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है जो कि एक कहीं से प्रक्षेपित कर दिया तो पैराबोलिक पाथ जो है, परवलयाकार जो पथ है, उसी को फॉलो करती है। जो क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल को किसी भी इस तरीके से पाथ को फॉलो कर सकती है। लेकिन जो प्रलय मिसाइल है, भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है।
प्रलय मिसाइल जो है वो भारत की क्या है, पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या हुआ कि बैलिस्टिक भी है, क्रूज भी है। ऐसे कैसे हो सकता है, बैलिस्टिक भी है, क्रूज भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इस तरीके से हो सकता है कि शुरुआत में तो ये पैराबोलिक पाथ लेती है, लेकिन उसके बाद जो है किसी भी पाथ को फॉलो कर सकती है। तो ये जो आपके प्रलय है ये क्या है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रलय, ठीक है ना। तो बस मुद्दे पर अब आते हैं। जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी क्या हुआ है, ये तो अपने पास पहले से भी थी, अभी क्या लॉन्च कर दिया, अभी लॉन्च ये कर दिया कि एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों को लॉन्च कर दिया अपन वालों ने। पैसे बचाने की तो अपनी आदत है ही, तो अपन ने क्या कर दिया, एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इसमें सिर्फ इतनी बात लिखी है 2 प्रलय मिसाइल, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, एक ही लॉन्चर से। तो एक ही लॉन्चर से अपन ने क्या कर दिया, 2 प्रलय मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। ये क्या है, तो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, RCI हैदराबाद रिसर्च सेंटर, आपके जो है इमारत जो नाम है हैदराबाद से, अनुसंधान केंद्र इमारत। गति इसकी 1 से लेकर 1.6 मैक होगी। परास जो इसकी 150 से 500 किलोमीटर होगी। परास इसकी कितनी होगी, 150 से 500 मीटर होगी। इसको मैंने क्लास में आपको याद करवाने के लिए कहा था, प्रलय इज इक्वल टू पृथ्वी, प्रलय इज इक्वल टू पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी की याद करो, पृथ्वी की रेंज कितनी बताई थी, पहले वाले की 150, दूसरे वाले की 250, तीसरे वाले की 350 से लेकर 500। पृथ्वी के 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, ठीक है। जो क्लास में है उसको सारी रेंज सारी याद है। पृथ्वी 1 की कितनी थी, 150, पृथ्वी 2 की कितनी थी, 250, पृथ्वी 3 की कितनी थी, 350 से 500। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 150 से लेकर 500 तक पूरी पृथ्वी इज इक्वल टू प्रलय, पृथ्वी इज इक्वल टू क्या, प्रलय। तो प्रलय की जो रेंज है वो कितनी है, 150 से लेकर 500 है। इसको बनाया किसने, तो इसका उत्पादन इसका विकास तो इसने किया, RCI हैदराबाद ने। इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा और आपके भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रलय के बारे में याद रखना, प्रलय के बारे में सारी बातें अपन कर चुके हैं कि प्रलय जो मिसाइल है भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो शुरुआत में तो पैराबोलिक पाथ लेती है, उसके बाद क्रूज मिसाइल की तरह किसी भी पाथ की तरफ ये जा सकती है। अभी जो किया गया है, ये एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और इसका जो विकास है वो आपके RCI हैदराबाद के द्वारा किया गया है, और इसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है, BDL प्लस BEL कर रही है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर होने वाली है, और ये सरफेस टू सरफेस है। अच्छा, फिर मैंने कहा प्रलय इज इक्वल टू पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, सरफेस टू सरफेस है, प्रलय भी क्या है, सरफेस टू सरफेस है। तो ये जो मैंने बातें आपको 2 चीजों को लिंक करवा रखी है ना, ये बस अल्टीमेट है, इस तरीके से याद रख लेना। K4 इज इक्वल टू अग्नि 4, आपको ये भी याद हो गया कि सरफेस टू एयर है, आपको ये भी याद हो गया कि रेंज लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है, और आपको ये भी याद हो गया कि इसमें 2 चरण जो कि दोनों क्या है, ठोस ईंधन वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी इज इक्वल टू प्रलय, दोनों सरफेस टू सरफेस है। इसकी रेंज जो है वो पहले वाले की 150 किलोमीटर थी, लास्ट वाले की 500 किलोमीटर तक है, और इसकी रेंज क्या होगी, 150 से 500 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है अपना पिनाका। पिनाका के बारे में अपन पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं, जो कल परसों अपन PIB पढ़ रहे थे ना, उसमें भी बात की थी। पिनाका जो है वो नाका पे आ देती है, कैसे कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो कि 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट लॉन्च कर देती है। 44 सेकंड के अंदर क्या, 12 रॉकेट जो लॉन्च कर देती है। अब ये पिनाका के ना 3 वर्जन आ चुके हैं, पिनाका 1 आ चुका, पिनाका 2 आ चुका और पिनाका 3 आ चुका। जो 1 था उसकी रेंज बहुत कम थी, 40 से 75 किलोमीटर ही थी। पिनाका जो 2 है उसकी रेंज थोड़ी बड़ी, 192 किलोमीटर तक गई। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इन दोनों की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं पिनाका 3 की, जिसकी रेंज कितनी होने जा रही है, 120 किलोमीटर होने जा रही है। क्योंकि लॉन्ग रेंज है, पिनाका की जो रेंज है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, लॉन्ग रेंज हो गई है। तो इसको जो है वो लॉन्ग रेंज GR नाम दे दिया और 120 नाम दे दिया। इसका नाम क्या हो गया, LR-GR 120। LR का मतलब यहाँ पर लॉन्ग रेंज है, 120 यानी कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 120 किलोमीटर है। ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि ये किसको हम जो इसकी पहली खेप किसको भेज दी है, आर्मेनिया को, और वो WH-8x8 वाले की किसको भेज दिया है, मोरक्को को, ठीक है ना। तो बस यही सब बातें हैं पिनाका के बारे में। पिनाका के बारे में DRDO ने चांदीपुर वाले से 29 दिसंबर को पिनाका लंबी दूरी की LR-GR 120 का सफल परीक्षण किया। ये जो अपना टेस्ट बुक प्रिसीजन के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया, यानी कि प्रिसीजन इसका बड़ा शानदार है। परास 120 किलोमीटर है। डिजाइन किसके द्वारा किया गया, ARDE के द्वारा किया गया, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है।
इसके कुछ सहयोगी भी हैं, जैसे कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और आरसीआई हैदराबाद। और इसको पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ये सारी बातें अपन जो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें मेनली जो आपको याद रखने वाली बात है, बाकी तो सारी बातें कहानी से याद रह जाएंगी, जो बात याद रखने वाली है वो है इसका डिजाइन किसने किया है। इसका डिजाइन ARDE के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? ARDE। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि LRGR का निर्माण जो डिजाइन है वो ARDE के द्वारा किया गया है। ARDE के द्वारा जो किया गया, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आगरा के अंदर स्थापित है। तो वहां से इसका जो डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये बात अपन ने पढ़ ली किसके बारे में? पिनाका के बारे में। आगे बात करते हैं। आगे जो DRDO ने हमारे यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम से एक फंड बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। उसके माध्यम से 7 प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है और अलग अलग सशस्त्र बलों को सौंपा है। ठीक है, तो ये एक बारी बस पढ़ लेना, बाकी कोई इतना किसी से लिंक नहीं होती है। जो बेसिक अपन जो डिफेंस टेक पढ़ते हैं उसमें सातों ही जो वो नहीं आती, जैसे कि आपके एयरबोर्न शेल्फ है, नौसेना जेटी के लिए, तो बस एक बार देख लेना। मुख्य रूप से बस ये ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड क्या है। ध्यान रखना DRDO द्वारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जो कि इस प्रकार की नई जो टेक्नोलॉजी है वो बनाती है। 7 प्रौद्योगिकियां सशस्त्र बलों को जो है सौंपी गई है। आगे हम बात करते हैं सीधे इंद्रजाल रेंजर की। किसकी बात करते हैं? इंद्रजाल रेंजर। देखो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम कुछ तो बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ड्रोन। ठीक है, हम 2 बातें कर लेते हैं जो कि इस मैगजीन में कई जगह पर कवर हो जाएंगी, मैं एक साथ ही बता देता हूं आपको। कुछ तो हम बनाते हैं क्या? ड्रोन। और कुछ हम सिस्टम बनाते हैं एंटी ड्रोन, जो कि एक तो खुद के अपन ड्रोन को क्या कर लें? अच्छा कर लें। एक है दुश्मन के ड्रोन को भी हम क्या कर दें? समाप्त कर दें। दुश्मन के ड्रोन को भी अपन क्या कर दें? समाप्त कर दें। तो अपन ने जो शुरुआत में जो ड्रोन बनाए, जैसे कि एक आपके लक्ष्य, आपके एक निशांत नामक ड्रोन था, एक आपके घातक नामक था, एक रुस्तम नामक था, एक आपके रुस्तम 2 था जिसको तपस नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक बार अपन ने ड्रोन बनाए थे। इसमें यहाँ तपस तक आते आते, यार सारी बात क्या बताऊं, चलो थोड़ा देख लेते हैं। तपस तक आते आते हमने मेल जो क्वालिटी है उसको डेवलप कर लिया था। मेल क्वालिटी का मतलब हो गया मीडियम एल्टीट्यूड। क्या डेवलप कर लिया था? मीडियम एल्टीट्यूड। ठीक है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस टाइम, मीडियम एल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस टाइम, यानी कि ये ठीक ठाक हाइट तक चला जाता था, 8-10 किलोमीटर की हाइट तक चला जाता था ड्रोन। और लॉन्ग एंड्योरेंस टाइम यानी कि लगभग 24-30 घंटे स्टेबल रह सकता था। ठीक है, तो इस तरीके का हमने जो ड्रोन बनाया था तपस। लेकिन ये तो बातें होगी पुरानी, यहाँ से कोई नहीं पूछता, नई बात पूछता है। नई बात क्या पूछते हैं? उसके बाद हमने बनाया स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। क्या बनाया? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है? समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। तो हमने ऐसे कुछ ड्रोन बनाए जो कि समताप मंडल तक जा सकते हैं, यानी कि जिसकी रेंज 17 से लेकर 22 किलोमीटर हो सकती है। जिसकी रेंज क्या हो सकती है? 17 से 22 किलोमीटर। तो हमने क्या बनाया? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें लगा कि यार ठीक है 17 से 22 बना लिया, लेकिन अभी भी ये जो लॉन्ग एंड्योरेंस टाइम है ना, ये इसका है नहीं। इसको बढ़ाने के लिए क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए अपन, जैसे कि सोलर पावर्ड होना चाहिए। तो हमने एक नया विजन दिया है। ये इसकी जो चर्चा है मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपके इसी मैगजीन में आएगी कि हमने एक नया विजन दिया। उस नए विजन के अंदर कहा कि हम अब आने वाले समय में ऐसे ड्रोन बनाएंगे जो कि 20 किलोमीटर से ऊपर तक ऊंचाई तक जा सके, और जो कि सोलर पावर्ड होने चाहिए। जो कि क्या होने चाहिए? सोलर पावर्ड होने चाहिए, ताकि उसका एंड्योरेंस टाइम है वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने कुछ ड्रोन्स की चर्चा। इसी तरीके से हम कुछ बना रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। इस एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर एक D4 आता है, एक आपके अभी हम जो पढ़ेंगे इंद्रजाल आता है। एक कौन सा आएगा? आपके इंद्रजाल। थोड़ा सा अब हम बात मुद्दे पर आ जाते हैं, जो आपके मैगजीन में दिया गया उस पर आ जाते हैं। इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? तो ये जो क्या है, एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो कि नाम से पता लग रहा है इंद्रजाल, एक जाल में फंसा लेगा दुश्मन के ड्रोन को। क्या कर देगा? एक जाल में फंसा लेगा। मुद्दे की बात यह कि AI इनेबल्ड है। ये क्या है? AI इनेबल्ड है। बस ये इसमें मुद्दे की बात है कि भारत का पहला मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग व्हीकल बनाया अपन ने, इंद्रजाल रेंजर। क्या बनाया? AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग व्हीकल बनाया। इसके द्वारा विकास किया गया है। तो इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के द्वारा, नाम में ही है इंद्रजाल। तो किसके द्वारा? तो इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस हैदराबाद के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसकी प्रयास ये कि 10 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन ये ट्रैक कर सकता है और 4 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर देगा।
है ना। तो ये AI इनेबल्ड है, 10 किलोमीटर दूर से तो क्या कर लेगा, ट्रैक कर देगा, और 4 किलोमीटर दूरी पर ही दुश्मन के ड्रोन को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये अपन ने यहां पर देखा कौन सा, इंद्रजाल रेंजर। क्या पढ़ा भाई, इंद्रजाल रेंजर, जो कि क्या है, भारत का पहला AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग व्हीकल है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, इंद्रजाल नामक की कंपनी है हैदराबाद की। 10 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेगा, 4 किलोमीटर दूर न्यूट्रलाइज कर देगा। आगे बात करते हैं प्रावेग वीर। प्रावेग वीर ये क्या है, प्रावेग वीर नामक एक कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया गया देश का पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है। देश का पहला क्या है, इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल। तो ईवी तो अपन ने बहुत सारे सुने, लेकिन इसी ईवी के बीच में एम और लगा दो, यानी कि जो मिलिट्री के पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। तो देश का पहला क्या है, इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है। ऐसी जो भी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ईवी की बात आती है, वैसे ज्यादातर बेंगलोर के अंदर विकसित होती है। तो ये भी किसने किया है, प्रावेग डायनेमिक्स के द्वारा किया गया है, देश का पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल। ठीक है ना। तो याद रखना प्रावेग वीर क्या है, तो प्रावेग वीर देश का पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है। आगे बात करते हैं, आगे बात करने पर आते हैं हंसा 3NG। देखो ये आपके एक बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल जो है वो आया था PIB के अंदर, है ना। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूं। एक बार पॉज कर दे। ये वाला मैं आपको दिखा रहा था, ये आपके नवंबर महीने का PIB का आर्टिकल है। खूब सारी चीजें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर की गई। कम से कम अपन ये जो ऊपर जो हेडिंग दे रखी है ना, इनके बारे में कुछ कुछ चीजें अपन जरूर जानेंगे। ठीक है, वही आपके मैगजीन में दे रखी है, कुछ नया नहीं है, बस वो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं अपन क्या है। बेंगलुरु के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिजिनस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3NG। रिव्यूज प्लान फॉर 19 सीटर एयरक्राफ्ट। ये 19 सीटर वाले की अपन बात करेंगे। तो एक तो कुछ याद रखना क्या है, ये पहला इंडिजिनस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, फर्स्ट इंडिजिनस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु से। अब अपन आ जाते हैं मुद्दे पर, और यहां पर अपन देखते हैं हंसा 3NG भारत का पहला पूरी तरीके से कंपोजिट एयर फ्रेम वाला 2 सीटर प्रशिक्षण वाहन विमान है। आपको वो तो 19 सीटर था, 19 सीटर वाला अगला है, अभी आपको दिखाते हैं। उद्घाटन इसका केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 29 नवंबर को बेंगलुरु में किया गया। CSIR के तत्वाधान में NAL ने इसका निर्माण किया है। अभी इस आर्टिकल में अपन जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी जो है ज्यादातर किसने की है, CSIR के आपके काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके अंदर एक आपके क्या है, NAL का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, तो राष्ट्रीय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। क्या, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इसके द्वारा इसको डिजाइन और विकास किया गया। इसका उत्पादन किया जाएगा पाइनियर क्लीन एम्प्स के द्वारा। इसी के साथ साथ यहीं पर कुप्पम आंध्र प्रदेश में 150 करोड़ की लागत से एक संयंत्र बनाया जा रहा है जहां प्रत्येक वर्ष 100 विमान तैयार होंगे। कितने विमान तैयार होंगे, वर्ष के 100। कहां पर बनाया जा रहा है, कुप्पम आंध्र प्रदेश में। कितने की लागत से, 150 करोड़ की लागत से। ठीक है, ये जो है आपके हंसा वाला, इसमें रोटेक्स 912 ICS-3 स्पोर्ट्स इंजन का यूज किया जाएगा। उड़ान सीमा इसकी होगी इतनी होगी, और उड़ान दक्षता 7 घंटे तक इसकी उड़ान दक्षता होगी। ठीक है, यदि ये सब बातों को अपन इसके अंदर देखें तो ये सारी बातें यहाँ पर आपके बताई गई है कि हंसा 3NG जो है इंडिया का फर्स्ट ऑल कंपोजिट एयर फ्रेम 2 सीटर एयरक्राफ्ट है। ये क्या है, 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, डिजाइन्ड टू मीट द एक्सपेंडिंग डिमांड फॉर PPL एंड CPL। ठीक है, इसमें 100 एयरक्राफ्ट एनुअली बनाए जाएंगे। इस प्रकार की अपन यहाँ पर एक क्षमता जो विकसित कर रहे हैं कुप्पम आंध्र प्रदेश में। तो पहली जो बात आपको याद रखनी है वो है हंसा 3NG के बारे में। ठीक है, क्या है ये, 2 सीटर प्रशिक्षण विमान है, फर्स्ट इंडिजिनस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये अपना। ठीक है,
केंद्रीय विज्ञान वाले मंत्रालय द्वारा किया गया। डिजाइन इसका CSIR और CSIR के अंदर NAL उसके द्वारा किया गया। उत्पादन पायनियर क्लीन एम्प्स के द्वारा। कुप्पम आंध्र प्रदेश में 150 करोड़ की लागत से एक संयंत्र बनाया जा रहा है जिसमें कि प्रत्येक वर्ष कितने विमान होंगे, 100 विमान जो प्रत्येक वर्ष तैयार होंगे। इंजन जो अपन देख लिया, उड़ान सीमा देख ली और उड़ान दक्षता देख ली। इसी मौके पर और कई सारी चीजों को यहाँ पर जो वो किया गया, जैसे कि अपन इसकी हाईलाइट देखते हैं। सबसे पहले की बात अपन ने कर ली, यहाँ पर इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनाना है CSIR NL बेंगलुरु के अंदर। और यहाँ पर देखो एक और क्या लॉन्च किया है, मिनिस्टर लॉन्चेस सारस MK2 आयरन बर्ड फैसिलिटी बूस्टिंग इंडिया शॉर्ट होल रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कि 19 लोग बैठ पाएंगे और जिसको मल्टीपर्पज वे में यूज किया जा सकता है, सेना के लिए भी कर सकते हैं और बिना सेना के भी यूज कर सकते हैं। तो सारस MK2 विमान, किसका निर्माण किया है, सारस MK2 विमान। यह स्वदेशी 19 सीटर शॉर्ट होल पैसेंजर विमान है, ठीक है ना, स्वदेशी है और 19 सीटर शॉर्ट होल पैसेंजर विमान है। किसके द्वारा, तो वही CSIR के अंदर क्या, NAL। और ये कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर है। कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर है। ये सैन्य और असैन्य दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकेंगे। और इसका भी उद्घाटन जो है 29 नवंबर को बेंगलुरु में बनी आयरन बर्ड सुविधा का उद्घाटन जो है किया, ठीक है ना। तो सारस MK2, तो सारस से याद रखना बर्ड, कौन सा बर्ड, आयरन बर्ड, ठीक है। और एक अपन ने याद किया कौन सा, हंसा 3NG। दो बातें क्लियरली याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि भारत का विजन है ऐसे ड्रोन बनाना जो कि 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सके और सोलर पावर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सोलर पावर्ड होने चाहिए। ऐसा हमने विजन रखा है और विजन रखने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सुविधा यहां पर शुरू की गई है। तो अधिकतम ऊंचाई वाले स्थानों यानी कि HAP यानी कि हाई एल्टीट्यूड, क्या कहेंगे, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, इनको क्या बोलते हैं, HAPS बोलते हैं। HAPS का मतलब हो गया हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। स्यूडो सैटेलाइट इसलिए क्योंकि ये इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि एक तरीके से सैटेलाइट ही है, ये ड्रोन के रूप में घूमते रहते हैं लेकिन एक तरीके का सैटेलाइट ही है, स्यूडो सैटेलाइट है ये। तो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बनाने हैं, इसके लिए विनिर्माण सुविधा शुरू की है। कहां पर, बेंगलुरु में। तो ये वाला पूरा जो आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये भारत की यह पहल लंबी अवधि के मिशनों के लिए 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान विकसित करने वाले देश की चुनिंदा लीग में शामिल होने की है। कि ऐसे कुछ देश हैं जो कि इस प्रकार का काम कर चुके हैं, हमें भी ऐसा काम करना है 2027 तक। कब तक करना है, 2027 तक। तो हम यहां पर इस आर्टिकल के माध्यम से 3 खबरें पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा हंसा 3NG जो कि क्या है, जो कि एक पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि क्या है, पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर है, इंडिजिनसली फर्स्ट इस तरीके से बनाया गया स्वदेशी रूप से, जो कि CSIR के अंडर NAL जो है उसके द्वारा बेंगलुरु में बनाया गया है। इसको लेकर एक कुप्पम आंध्र प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी शुरू की गई है, जिसमें कि हर वर्ष 100 विमान बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर सारस MK2 के बारे में पढ़ा, और ये जो सारस MK2 है ये जो है वो आयरन बर्ड और ये 19 सीटर रहेगा। ये एक तरीके से पैसेंजर विमान है जो कि सैन्य और असैन्य दोनों पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। इसको अपन ने आयरन बर्ड सुविधा के तहत बनाया है। किसके तहत बनाया है, आयरन बर्ड सुविधा के तहत अपन ने इसको बनाया है, ठीक है। इसको भी किसने बनाया, तो CSIR के अंदर क्या, NAL, CSIR के अंदर क्या, NAL। तीसरी बात हमने यहां पढ़ी, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बनाने हैं जो कि 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सके और सोलर पावर्ड होने चाहिए। इस प्रकार के हमें ड्रोन बनाने, ठीक है, सोलर पावर्ड होने चाहिए, ठीक है। और ये इस प्रकार की एक मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है ये शुरू की गई है। कहां पर, बेंगलुरु में। ये सारे काम कहां हो रहे हैं, बेंगलुरु में। एक ही आर्टिकल के अंदर इन सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए वापिस मैं एक बार आपको इस आर्टिकल पर लेके चलता हूं। तो हमने यहाँ पर सारस MK2 आयरन बर्ड फैसिलिटी इसकी बात कर ली। ये 19 सीटर सारस MK2 पावर उड़ान एक्सपेंशन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट, हमारे जो इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस को कम करेगा। अब चलते हैं तीसरे पर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज देखी है, हाँ, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो है इन्होंने नेवीमेट सिस्टम, HAL के अंदर क्या बनाया है, नेवीमेट सिस्टम। ये नेवीमेट सिस्टम क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस वेदर टेक
इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस वेदर टेक, मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए स्काई रूप में जो ये काम करेगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने HAL हवाई अड्डे पर नेवीमेट प्रणाली का भी उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? नेवीमेट प्रणाली का भी उद्घाटन किया, जो कि क्या है, जो कि अभी अपन ने कहा वेदर टेक है, मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए। क्या है? वेदर टेक। तो ये याद रख लेना, वेदर टेक है जो कि यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल है जिसको कि अपन ने मोटा मोटा सारा जो देख लिया। ये यहाँ पर अपन नेवीमेट की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड नेवीमेट सिस्टम एट HAL एयरपोर्ट। ठीक है, क्या है ये? हाईलाइटिंग CSR एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एविएशन सेफ्टी थ्रू दृष्टि, अभी दृष्टि प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। एंड नेवीमेट सिस्टम डिप्लॉयड अक्रॉस सिविल एंड डिफेंस एयरफील्ड विद ओवर 175 सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल। नेवीमेट प्रोवाइड्स रियल टाइम विजिबिलिटी एंड वेदर पैरामीटर्स एसेंशियल फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। ठीक है ना? तो ये जो भी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, क्योंकि इसको कहां लगाया गया है? HAL एयरपोर्ट, वहां पर जो लगाया गया है। तो यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए क्लियर विजिबिलिटी के साथ में वेदर के बारे में जानकारी देने के लिए क्या बनाया गया? आपके नेवीमेट लगाया गया है। ठीक है, तो ये वाली बात भी याद रखना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने HAL हवाई अड्डे पर नेवीमेट प्रणाली का उद्घाटन जो किया है, जो कि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन जो देगा लैंडिंग के लिए और उन सब के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात की गई, स्वदेशी 150 किलोग्राम श्रेणी के लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में मैंने बताया हुआ है कि वो ड्रोन जो कि आत्मघाती होते हैं, कामाकाजी ड्रोन जिनको बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं? आत्मघाती। तो इस प्रकार के ड्रोन्स भी बनाए जाएंगे। इसके लिए CSIR NAL के साथ समझौते को औपचारिक रूप दिया है। तो ये सब बातें अपन ने यहाँ पर की है, जो कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर थी। और मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर हंसा NG है, इसके बारे में अपन ने बात की, ये पूरी बातें जो अपन ने यहाँ पर कर ली। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही आपके लिए क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पानी दे दो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं INS तारागिरी। ये देखो INS तारागिरी क्या है। देखो कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी सी ना बेसिक बता देता हूँ, करूँ क्या, मेरे को सारी चीजें बताने का मन करने लग जाता है। एक होते हैं फ्रिगेट, एक होते हैं आपके कॉर्वेट, एक होते हैं आपके डेस्ट्रॉयर। ठीक है, एक जो नेवी के द्वारा और भी कुछ चीजें बनाई जा रही है, जैसे नेवी के द्वारा एक बनाया जाएगा जा रहे हैं आपके डाइविंग सपोर्ट वेसल। क्या बनाए जा रहे हैं? डाइविंग सपोर्ट वेसल। ठीक है, तो ये बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इन सबका थोड़ा थोड़ा जिक्र आएगा। पहले बात करते हैं फ्रिगेट की। फ्रिगेट में देखो बहुत सारी आते हैं, जैसे मैं इनको याद करवाने के लिए कहता हूँ फ्रिगेट। जी मतलब ज्योग्राफी, जी मतलब ज्योग्राफी, यानी कि इसके सारे नाम कैसे हैं? जैसे कि अपनी पहाड़ियां हैं, नदियां हैं। जैसे कि एक श्रेणी है, जिस श्रेणी का नाम है शिवालिक श्रेणी। क्या नाम है? शिवालिक श्रेणी, जो कि चल रहा है प्रोजेक्ट 17 के तहत। प्रोजेक्ट 17 का नंबर याद रखना। एक चल रही है अपनी नीलगिरी श्रेणी, और ये जो नीलगिरी श्रेणी है ये चल रहा है प्रोजेक्ट 17A के तहत। इसके तहत चल रहा है, प्रोजेक्ट 17A के तहत चल रहा है। अब ये जो नीलगिरी श्रेणी है, इसके अंदर कई सारे हम जो है ऐसे एयरशिप बनाने जा रहे हैं या फिर वॉरशिप बनाने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? ये क्या है? फ्रिगेट है। कौन कौन से बनाने जा रहे हैं? तो सबसे पहला हमने बनाया था नीलगिरी, फिर हमने बनाया था हिमगिरी, फिर हमने बनाया था उदयगिरी, फिर हमने बनाया तारागिरी। ये 4 तो कमीशन कर दिए गए। अभी चर्चा किसकी है? तारागिरी की है। ठीक है, इसके बाद 3 और होने वाले हैं, एक दुनागिरी, एक विंध्यगिरी, और लास्ट होने वाला है महेंद्रगिरी। लास्ट कौन सा होने वाला है? महेंद्रगिरी। ठीक है, अब इसमें से याद रखना, ये जो 7 बना रहे हैं, 7 में से 4 मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। 7 में से 4 कौन कौन से? नीलगिरी, उदयगिरी और तारागिरी। ये तीनों किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, हिम कहां पर गिरी? हिम गार्डन में गिरी, याद रख लेना, GRSE के द्वारा, गार्डन रिच एंड शिप जो एंटरप्राइज उसके द्वारा। तो याद रख लेना, हिम बर्फ कहां गिरी? गार्डन में गिरी। बर्फ कहां गिरी? गार्डन में गिरी। तो ये नीलगिरी, उदयगिरी और तारागिरी, ये तीनों तो कौन बना रहा है? मझगांव डॉक लिमिटेड। हिमगिरी कौन बना रहा है? तो गार्डन वाला बना रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन INS तारागिरी पर चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। INS तारागिरी क्या है? तो नीलगिरी श्रेणी का 4था फ्रिगेट जहाज है। क्लियर है बात?
28 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। देखो नीलगिरी का भी उसने किया था, उदयगिरी का भी उसने किया था, तारागिरी का भी उसने किया था, और ये सारे के सारे 2025 में हुए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर मैगजीन में ये लिखे हुए हैं, सितंबर वाली में हिमगिरी उदयगिरी लिखा हुआ है, जनवरी वाली के अंदर ये लिखा हुआ है, इसलिए कलेक्टिवली पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए रैपिड रिवीजन बहुत जरूरी है मित्रों, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके नीलगिरी उदयगिरी तारागिरी जो है वो एमडीएल ने, और हिमगिरी जो वो कहां पर? जीआरएससी के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। तो ये डिजाइन भी याद रख लेना, तो आपके वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो जो है उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। यह पूर्व लिएंडर श्रेणी की आईएनएस तारागिरी का पुनर्जन्म है। इससे पहले लिएंडर श्रेणी हुआ करती थी, ये संयुक्त डीजल और गैस संयंत्र इसके अंदर लगे हुए हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना आपके आईएनएस तारागिरी के बारे में। बात क्लियर है? चलो अब अपन ने बात की थी क्या? कॉर्वेट की बात की, इसकी की कॉर्वेट की। अब कॉर्वेट के अंदर पहले एक श्रेणी हुआ करती थी, इसका नाम था अभय श्रेणी। क्या नाम था? अभय श्रेणी। अभय श्रेणी को अपन ने कर दिया बंद, और उसकी जगह पर दो श्रेणियां शुरू कर दी, अर्नाला और आपके माहे। कौन कौन सी श्रेणी शुरू कर दी? अर्नाला और माहे। अब इस अर्नाला श्रेणी के अंदर 8 वॉरशिप बन रहे हैं, और माहे श्रेणी के अंदर भी 8 बन रहे हैं, तो टोटल 16 बन रहे हैं। और ये जो 16 हैं ये कहलाते हैं आपके एंटी सबमरीन वॉरशिप। एंटी सबमरीन वॉरशिप, सबमरीन को समाप्त करने वाले, एंटी सबमरीन वॉरशिप, शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि शैलो वाटर में, उथले जल के अंदर भी जो काम कर सकते हैं। तो इसका और दूसरा जो नाम है वो क्या होता है? ये नाम होता है ASW। ASW का मतलब है एंटी सबमरीन वॉरशिप। SWC यानी कि शैलो वाटर क्राफ्ट है ये, ठीक है। अब मैं ये आपको कहूं कि जो अर्नाला है इसके अंदर 8 बन रहे हैं। इन 8 में से पहले का नाम था अर्नाला, दूसरे का नाम था एंड्रोथ, सारे नाम AA से हैं, तीसरे का नाम है अंजमीन। तीसरे का नाम क्या है? अंजमीन। तो अब आते हैं मुद्दे पर, यही बात अंजदीप, सॉरी अंजदीप। तो तीसरा है जो उसी का नाम क्या है? आपके अंजदीप। तो ये कह रहा है कि 8 पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज में तीसरा है। एक एक लाइन को समझें कि ये क्या है? पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज, ASW SWC, उसमें कौन सा है? ये तीसरा है, ठीक है। इसके बाद अजय, अक्षय, अभय, अग्रे, इस तरीके से टोटल 8 हैं, ये सारे ए से शुरू होते हैं। 22 दिसंबर को चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल किया। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये अर्नाला वाले सारे के सारे GRSE के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और माहे वाले जितने भी हैं सारे के सारे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अर्नाला वाला सारे किसके द्वारा? GRSE के द्वारा। माहे वाले सारे किसके द्वारा? कोचिन वाले के द्वारा। नीलगिरी के अंदर जो 7 थे उसमें से 4 मझगांव डॉक लिमिटेड और 3 GRSE था, ठीक है। तो अब आपके बता दिया कि किसके द्वारा निर्माण? तो GRSE के द्वारा। इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? कर्नाटक के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है अंजद्वीप, उसके नाम पर हुआ है। और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत है, ठीक है। और लंबाई इसकी 77 मीटर होगी। एक्चुअल में सही बात बताऊं तो अर्नाला वाले सभी की 77 मीटर ही है। अर्नाला वालों में सभी की कितनी है? 77 मीटर ही है, तो ये याद रख लेना। अब अपन चलते हैं आईएनएस सिंधु घोष पर। आईएनएस सिंधु घोष के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास होती है सबमरीन पनडुब्बी। क्या होती है भाई? पनडुब्बी। पनडुब्बी होती है 2 प्रकार की, एक होती है जो कि डीजल संचालित, और एक होती है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है। जो डीजल संचालित है उसमें अपने पास में 3 है। कौन कौन सी है? एक जो कि नई बना रहे अपन, कलवरी क्लास, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागीशीर, 6 है उसके अंदर। उसमें कितनी आती है? 6 आती है। उसी में एक है शिशुमार। जो शिशुमार है वो अपन ने जर्मनी से ली थी। शिशुमार कहां से ली थी? जर्मनी से ली थी। ये अपन ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। शिशुमार जर्मनी से ली थी। और अब मुद्दे पर आता हूं मैं, मुद्दा है सिंधु घोष। सिंधु घोष अपन ने रसिया से ली थी, और ये वाली भी अब हो गई पुरानी, ये वाली भी हो गई पुरानी। तो सिंधु घोष को अभी डीकमीशन किया गया है। खबर ये है, सिंधु घोष को भी क्या किया गया है? डीकमीशन, क्योंकि पुरानी हो गई है। नई तो अपन कौन सी बना रहे हैं? कलवरी। और न्यूक्लियर वाले के अंदर देखें तो इसमें भी 3 सबमरीन आती है। एक आपके अरिहंत आती है, एक आपके अरिघात आती है, और एक आपके चक्र आती है। अभी हम एक चर्चा पढ़ गए थे कि अरिघात पर से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया।
ठीक, वो न्यूक्लियर वाली थी। अब मुद्दे पर वापस आ जाता हूं, सिंधु घोष क्या है? सिंधु घोष जो आपके डीजल संचालित जो है आपके सबमरीन थी, जो कि डीकमीशन कर दिया गया। अप्रैल 1986 में कमीशन किया गया था, अभी 19 दिसंबर को इसको सेवा मुक्त कर दिया। सिंधु घोषणी की पहली पनडुब्बी थी, इसका निर्माण रूस के अंदर हुआ था। ये किलो क्लास सबमरीन थी, जैसे ये वाली, यानी कि अपने जो स्कॉर्पियन, ये जो आपकी कलवरी है ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और सिंधु घोष जो है ये किलो क्लास सबमरीन थी जो कि रूस बेस्ड है, किलो क्लास। और ये कौन सी थी? ये कौन सी है? स्कॉर्पियन। तो ये किलो क्लास सबमरीन थी जो कि अभी क्या कर दी गई? डीकमीशन कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आता है DSC-A20। ये क्या है? अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, जिसके बारे में सामान्यतः साइंस एंड टेक के अंदर कोई पढ़ाता ही नहीं है। हमने कहा एक होता है फ्रिगेट, एक होता है कॉर्वेट। कॉर्वेट के अंदर देख लिया कौन सी श्रेणी? अर्नाला श्रेणी और माहे श्रेणी। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके ऊपर, डाइविंग सपोर्ट वेसल। ये क्या होते हैं? डाइविंग सपोर्ट वेसल मतलब कि जो सैनिक है, मान लो किसी कारण से समुद्र के अंदर डाइव करना पड़ जाए तो उसमें मदद करने के लिए है। वैसे तो सैनिकों को जो है वो तैराकी आती है, लेकिन समुद्र में इतनी भारी वेव्स के अंदर तैरना आसान नहीं होता, और इतनी एनर्जी वो तैरने के अंदर क्यों लगाएं जब हमारे पास ऐसे वेसल्स हो सकते हैं। इसलिए कुछ क्या बनाया गया? डाइविंग सपोर्ट वेसल बनाया गया। ये जो डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ये याद रखना, ये दो अपन ने पहले बनाए थे, एक का नाम था निस्तार और एक का नाम था निपुण। एक का नाम था निस्तार और एक का नाम था निपुण। ये तो थे डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, और अभी अपन ने बनाया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट के अंदर जो कि पहला है जिसका नाम है DSC-A20। DSC-A20 ऐसे 5 बनाएंगे अपन। अगले का नाम A21 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे 5 बनाएंगे। अभी जो बनाया गया वो क्या है? DSC-A20। DSC-A20। तो याद रखना, निस्तार जो था वो भारत का पहला स्वदेशी रूप से बना हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल था, और DSC-A20 भारत का पहला स्वदेशी रूप से बना हुआ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। इसमें थोड़ा सा मैं एक आपको और अंतर बताना चाहूं, जो निस्तार है ये मोनोहोल पर बना बेस्ड होता है, और आपके जो DSC है ये कैटामरीन बेस्ड होता है। कैसा होता है? ये कैटामरीन बेस्ड होता है। कैटामरीन बेस्ड और मोनोहोल का मतलब क्या हुआ? देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, निस्तार और निपुण ये भी भारत के पहले हैं, ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है, और DSC-A20 जिसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं ये भी भारत के पहले हैं, ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट हैं। हमने कहा ये मोनोहोल मेथड पर होते हैं और ये आपके कैटामरान पद्धति पर होते हैं। अभी कैटामरान में और मोनोहोल में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है, हमने कहा डाइविंग सपोर्ट करनी है, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट है, इसमें तो केवल एक तरफ जो है वो डाइविंग सपोर्ट के लिए होता है, इसको अपन बोलते हैं मोनोहोल, एक तरफ है। जो आपके DSC जो है, यानी कि ये वाला जो है, इसमें दोनों तरफ होते हैं। डाइविंग सपोर्ट के लिए क्या होते हैं? दोनों तरफ। ये कौन सी मेथड कहलाएगी? आपकी कैटामरान। क्या कहलाएगी? कैटामरान। तो चलो मुद्दे पर आते हैं। DSC-A20 गोताखोरी में सहायक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला जहाज है, जिसको 16 दिसंबर को कोच्चि में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता द्वारा किया गया। वेरी यूनिक पॉइंट, क्योंकि ये अपन नहीं पढ़ते हैं, GRSC, कोचिन शिपयार्ड ये पढ़ते रहते हैं। याद रख लेना, इसको किसने किया है? टीटागढ़ नामक एक कंपनी है, उसके द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा। 5 डाइविंग सपोर्ट बनाने जा रहे हैं, ये पहला है, और ये कैटामरान आधारित पतवार विन्यास वाला जहाज है। किस पर आधारित है? कैटामरान। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके इंसास 335 ये क्या है? ये अपने MH-60R नामक हेलीकॉप्टर है, उसका दूसरा एक तरीके से वो है। 17 दिसंबर को गोवा स्थित INS हंसा में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया। इसका एक अन्य नाम है द ओस्प्रे। क्या नाम है? द ओस्प्रे। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं गश्ती बोट अमूल्य की बात करते हैं। ये क्या है? हमारे यहाँ पर जो वो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये हमारी जो है वो समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा में शुरुआती तौर पर जो आपके से रक्षा की जाती है वो ICG के द्वारा की जाती है। ICG का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड। आगे के जो चरण है उसमें जो रक्षा है वो किसके द्वारा की जाती है? नेवी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? नेवी के द्वारा। तो नेवी के लिए जो जो चीजें हैं, सबमरीन है, वो सब चीजें अपन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ICG वाली चीजें हम नहीं पढ़ते हैं। ICG को आप यूं मान लो कि जैसे भारत पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, यहाँ पर पहले अपने कौन होती है? BSF, उसके बाद कौन होती है? इंडियन आर्मी,
उसी तरीके से समुद्री सुरक्षा में पहले होती है आईसीजे, फिर होती है नेवी। आईसीजे क्या देखती रहेगी समुद्र के आसपास के इलाकों के अंदर कोई जो है यूं ही रात को जो दारू पी के 12-1 बजे घूमता तो नहीं फिर रहा। तो इस प्रकार की क्या करते रहेंगे, गश्ती करते रहेंगे। या फिर मुझे एक बात बताओ, ऐसी पुलिस वाली गाड़ियां जो करती रहती, घूमती रहती, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग कर रही है। क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कर रही है। तो बस ये वही तो है, फास्ट पेट्रोल वेसल। क्या है ये, फास्ट पेट्रोल वेसल, जो क्या करती रहेगी, गश्ती करती रहेगी, कश्ती के माध्यम से गश्ती करती रहेगी। ऐसी टोटल 8 बना रहे हैं अपन। कितनी बना रहे हैं, 8। ठीक है ना। किसके द्वारा बनाई जाएगी, देखो ये एरिया क्या लग रहा है आपको, गोवा की बात चल रही है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगी। कौन बनाएगी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी। अब इसी श्रेणी के अंदर तीसरा बना है, पहला आपके दूसरा क्या नाम था, दूसरे का नाम अदम्य, तीसरे का नाम अमूल्य, अक्षर अमूल्य अदम्य, इस तरीके से है। तो तीसरा जो बना है आपके, उसका नाम क्या है आपके, अमूल्य। क्या नाम है, अमूल्य। कितने बनाएंगे, 8। पहले का नाम क्या था, अदम्य, दूसरे का नाम क्या था, अक्षर, और तीसरे का नाम क्या है, अमूल्य। ठीक है, तो याद रख लेना, अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती पोतों में तीसरा है ये। 19 दिसंबर को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में आईसीजी में शामिल किया गया। ये नहीं लिखा कि नेवी में शामिल किया गया, इसमें कमीशन किया गया आईसीजी के अंदर। निर्माण किसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। लंबाई कितनी, 51 मीटर। स्वदेशी कंटेंट कितने, 60%। तैनाती इसकी कहां की जाएगी, पारादीप उड़ीसा के अंदर। ठीक है, गति इसकी 27 समुद्री मील होगी, परिचालन क्षमता 1500 समुद्री मील तक की गति कर पाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर जी एक बना रहे हैं हम फास्ट पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल, जो कि आईसीजी के बेड़े में शामिल होगा। टोटल इस श्रेणी में 8 है। पहले का नाम अदम्य था, इसलिए श्रेणी का नाम भी अदम्य है। दूसरे का नाम अक्षर था, तीसरे का नाम अमूल्य है। अभी हाल ही में अमूल्य को लॉन्च किया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, गोवा से ही शुरू किया गया है, लेकिन इसकी तैनाती पारादीप उड़ीसा के अंदर की जाएगी। इसकी लंबाई 51 मीटर है और 27 नॉटिकल मील की गति से चल सकता है। इस प्रकार का अपन ने क्या बनाया, फास्ट पेट्रोल वेसल बनाया। तो ये हमने यहाँ पर 6 बातें कर ली। बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर आता है विजय दिवस एट होम। देखो आर्मी हाउस नई दिल्ली के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1971 में हमने जो भारत पाकिस्तान युद्ध में सशस्त्र बलों की जो जीत हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए कार्यक्रम अपन ने रखा। नाम क्या है, विजय दिवस एट होम। इस दौरान कुछ एक जो है जो प्रौद्योगिकियां हैं उसको लॉन्च किया गया। उसमें से एक है एकम एआई। क्या है, एकम एआई। एकम एआई क्या है कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय है वो एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, एक तरीके से एक ऐसा एआई बनाया है, एक ऐसा चैट जीपीटी बनाया है जो कि बाहर के किसी भी क्लाउड का सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन कहें कि भाई जो चैट जीपीटी है वो गूगल पर जो रखी हुई इंफॉर्मेशन है उसका यूज करता है, उसके आधार पर आपको नई इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये जो एकम एआई होगा ये एक ऐसा चैट जीपीटी टाइप का एआई प्लेटफॉर्म है जो कि बाहर के किसी भी प्रकार की इस प्रकार के सॉफ्टवेयर या फिर क्लाउड का उन सब डेटा का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बस यही कह रहे हैं, पूरी तरीके से स्वदेशी और सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म है। ऐसे एआई वाले काम कौन कर सकता है, तो बेंगलुरु की कंपनी है न्यू लिंक्स, उसके द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्रालय के पहले आईडेक्स अदिति 2 उसके तहत किया गया। यह विदेशी सॉफ्टवेयर या बाहरी क्लाउड प्रणालियों पर निर्भर हुए बिना सूचना के विश्लेषण, दस्तावेज प्रबंधन और निर्णय निर्माण में प्रभावी सहायता प्रदान करती है, जिसका नाम क्या है, एकम एआई। क्या याद रखना है, विजय दिवस एट होम। विजय दिवस एट होम समारोह नई दिल्ली के आर्मी हाउस में हुआ। कुछ एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की गई, उसमें से एक क्या है, एकम एआई। एकम एआई क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जो कि न्यू लिंक्स कंपनी बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के बाहरी जो क्लाउड है, सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद लिए बिना हम सूचना का प्रोसेसिंग जो वो कर सकेंगे, डेटा का विश्लेषण जो वो कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या किया गया, इसके अलावा एक किया गया प्रोजेक्ट संभव। प्रोजेक्ट संभव क्या है, हमारे जो सैनिक हैं वो सामान्य ये जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं इसमें बहुत सारी चाइनीज ऐप और ये सब समस्याएं समय समय पर आती रहती है। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें कि पूरे तरीके से स्वदेशी हो और इन सब चीजों का प्रयोग ना किया जाए। तो ये एक पोर्टेबल संचार प्रणाली है जो उपग्रह आधारित मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस प्रणाली को दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में शीघ्रता से तैनात किया जा सकेगा। यह प्रणाली सैनिकों के साथ साथ नागरिकों के लिए भी विश्वसनीय और सुदृढ़ संचार सुनिश्चित करता है। तो प्रोजेक्ट संभव। इसी प्रकार से किया गया एक पोर्टेबल एआई सिस्टम, एआई इन ए बॉक्स। एआई इन ए बॉक्स का मतलब है कि जो एआई है उसको एक डब्बे में बंद करके ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में ले जाओ। एक तरीके से कहने का मतलब ऐसे दूरस्थ क्षेत्र
जहां पर कि एआई उतना ज़्यादा अभी तक फैला नहीं है, मतलब कि लोगों ने यूज़ करना शुरू नहीं किया है, वहां पर लेके जाने के लिए एआई इन ए बॉक्स क्या होगा, या इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी के अभाव वाले क्षेत्रों में सूचना के विश्लेषण अभियानों की योजना बनाने और निर्णय क्षमता में त्वरित सहायता प्रदान करने की क्षमता जो प्रदान करता है, जिसका नाम क्या है, एआई इन ए बॉक्स। ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, पर फिर भी अपन एक बार पढ़ ली। बीएसएफ ने टेकनपुर पंजाब के अंदर पहली पूर्णतः महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है। ठीक है, किसने किया है, बीएसएफ ने। बीएसएफ कहां कहां पर तैनात है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो उसी दौरान पंजाब के अंदर इन्होंने एक ऐसी महिला इकाई जो ड्रोन चलाएगी, तो पूर्णतः महिला ड्रोन इकाई बनाई, जिसका नाम क्या रखा है, दुर्गा स्क्वाड्रन। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है कुछ एक समझौते किए हैं, जैसे कि HAL ने, अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स, उसके साथ तेजस में जो इंजन लगता है FE404, उसके लिए समझौता किया है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, HAL का अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ कौन से इंजन को लेकर, F404 GEIN20। आप तो कोई आधे शब्द याद रख लेना, F404 याद रख लेना। F404 के लिए क्या हुआ है, $1 बिलियन का समझौता हुआ है। ये इंजन LCA तेजस मैक 1 लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है DRDO का और भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने रक्षा आंतरिक सुरक्षा के अनुसंधान में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए आपस में समझौता किया। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, DRDO का और RRU का आपस में एक समझौता हुआ है। ठीक है, DRDO और RRU का। उसके बाद IUL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत 2 सक्षम युद्ध प्रणालियां विकसित की है। तो ये भी कोई खास काम का नहीं है, एक बार पढ़ लिया बस सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम जो अन्य प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, उससे पहले डिफेंस वाली एक बार सारी बातें जो कोशिश करेंगे मन ही मन दोहराने की। आप यहां से सिर्फ हेडिंग देखेंगे और उसके बाद मन ही मन दोहराएंगे। डिफेंस में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, डिफेंस के अंदर सबसे पहले हमने ये 2 मिसाइलें पढ़ी, आकाश NG और K4 बैलिस्टिक मिसाइल। आकाश NG जो कि नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि 70 से 80 किलोमीटर की रेंज होगी, 10 से 30 लक्ष्यों को निशाना जो बना सकेगी। फिर हमने K4 बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ा था, K4 इज इक्वल टू अग्नि 4, यानी कि 3500 किलोमीटर, 2 चरण, दोनों के दोनों ठोस, कोल्ड लॉन्च टेक्निक। शेर AK-203 राइफल अमेठी के अंदर बनाई गई है, इंडिया रशिया ने मिलकर बनाई है। 800 मीटर की परास, 700 राउंड की फायरिंग, और इसको पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो पायलट एस्केप सिस्टम DRDO द्वारा किया गया, और ये चंडीगढ़ के अंदर जो है वो 800 किलोमीटर की गति से इसका टेस्ट किया गया। ADA प्लस HAL ने बनाया है। ये एक 8x8 वाला जो है टैंक बना दिया टाटा वाले ने। इसकी खेप कहाँ भेज दी, कौन से देश में, मोरक्को में। और भारत का पहला विदेशी वाला संस्थान भी वो कहाँ बना है, मोरक्को के अंदर ही बना है। ये क्या है, उभयचर श्रेणी का है ना, तैर भी सकता है। प्रलय मिसाइल भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी चर्चा में इसलिए थी क्योंकि एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलों को यहाँ से प्रक्षेपित कर दिया गया। और प्रलय को पृथ्वी से याद रखना है, यानी कि दोनों के दोनों ठोस हैं, दोनों के दोनों सरफेस टू सरफेस हैं, दोनों की रेंज जो है वो 150 से 500 किलोमीटर है। पिनाका जो वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसमें 3rd जो वर्जन है LRGR-120, उसको एक तरीके से सफल प्रक्षेपण जो किया गया, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। इसको बनाया किसने, तो ARDRE ने बनाया है। याद रखो, LRGR आर से आर मैच करा दो, ARDE के द्वारा इसको बनाया गया है। फिर 7 टेक्नोलॉजी बनाई, इंद्रजाल रेंजर, ये हमारा क्या है, एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि AI संचालित है। उसके बाद प्रावेग वीर, ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है, जो कि प्रावेग वीर नामक की बेंगलुरु की कंपनी उसके द्वारा बनाया गया है। हंसा 3NG भारत का फर्स्ट इंडिजिनस पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। बेंगलुरु के अंदर CSIR के अंडर NAL आता है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो आपके पाइनियर क्लीन एम्प्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही सारस MK2, ये 19 सीटर वाला पैसेंजर विमान है। सेना में भी यूज कर सकते हैं, बिना सेना के भी यूज कर सकते हैं। और ये भी आपके जो है वो CSIR और उसके अंदर NAL के द्वारा बनाया गया है। फिर हमने कहा अधिकतम ऊंचाई वाले, यानी कि आपके हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाले ड्रोन बनाने हैं, जो कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकेंगे और सोलर पावर्ड होंगे। इसको लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु के अंदर स्थापित की है। और फिर एक हमने ये कहा, HAL हवाई अड्डे पर नेवीमैट नामक एक सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और जो
वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और लैंडिंग टेक ऑफ उसको क्या बनाएगा, आसान बनाएगा। फिर आईएनएस तारागिरी की बात की। तारागिरी जो है वो नीलगिरी श्रेणी का चौथा है। पहला तारागिरी था, दूसरा हिमगिरी था, तीसरा उदयगिरी था, चौथा तारागिरी है। तारागिरी का निर्माण एमडीएल ने किया है, नीलगिरी का भी इसने ने किया था, हिमगिरी का भी नहीं, उदयगिरी का भी इसने किया। हिम तो कहाँ गिरी है, गार्डन में, यानी कि GRSE था। ठीक है। उसके बाद में अंजदीप। अंजदीप हमने कहा अर्नाला श्रेणी का है। ये एंटी सबमरीन वॉरशिप और शैलो वाटरक्राफ्ट है, जो कि अपनी श्रेणी का कौन सा है, तीसरा है। पहला अर्नाला था, दूसरा एंड्रोथ है, तीसरा अंजदीप है। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाए गए, अर्नाला द्वीप, अर्नाला श्रेणी वाले सारे ही GRSE के द्वारा बनाए जा रहे हैं। उसके बाद में सिंधु घोष हमारी सबमरीन है। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर आता है जी कुछ अन्य प्रौद्योगिकियां। कुछ अन्य प्रौद्योगिकियों में आता है ध्रुव 64। ये ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा RISC-V। एक्चुअल में ये 5 है, पर इसको V से डिनोट किया जाता है। ठीक है। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है एक। ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए। हम स्वदेशी तौर पर क्या बना सकें, माइक्रो प्रोसेसर बना सकें। ये इस जो सिद्धांत पर आधारित है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है अपन जो भी ये स्मार्ट डिवाइस वगैरह यूज करते हैं उन सबका ब्रेन है। उन सबका क्या है, ब्रेन है। और हमारे यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली कहाँ से बन के आते हैं, विदेशों से आते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है। लेकिन हमने ये चाहा कि क्यों ना हम खुद क्या बनाएं, माइक्रो प्रोसेसर बनाएं। माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए विशेष तौर पर सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो भारत सरकार द्वारा कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर मिशन चलाया गया, और एक ये मिशन चलाया गया जिसमें कि कहा गया माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने हैं, है ना। यहाँ पर V का मतलब वैसे एक्चुअल में 5 है। तो उसी के तहत हमने कुछ माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। पहले बनाया गया था तेजस। पहले क्या बनाया गया था, तेजस 32। फिर बनाया गया तेजस 64। ये दोनों क्या है, चिप है। इसी तरीके से एक और चिप इसरो द्वारा भी बनाई गई थी जिसका नाम था आपके विक्रम या फिर कल्पना। क्या नाम था, विक्रम और कल्पना। ये 2 चिप भी बनाई गई थी। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं तो तेजस और तेजस 62, 32 और 64। अभी हमने क्या बनाया है, अभी हमने बनाया तीसरी चिप जिसका नाम है ध्रुव 64। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे धनुष 64। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, धनुष 64। ये जो ध्रुव 64 है इसमें 2-3 बातें नोट करने लायक है। एक तो ये कि ध्रुव 64 1 GB की प्रोसेसिंग वाला है ये। ठीक है। और 64 बिट कोर ड्यूल है, ये तो पता ही आपको, नाम में लिख रहा है 64। तो ये 2 बातें याद रख लेना, 1 GB और 64 बिट कोर ड्यूल। ठीक है ना। तो ये है ध्रुव के बारे में। तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज वाला, है ना। तेजस 32 और 64 भी हमने बना रखा था, लेकिन वो 1 गीगाहर्ट्ज वाला नहीं था। तो 1 गीगाहर्ट्ज वाला 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। कौन से कार्यक्रम के तहत, और RISC-V कार्यक्रम के तहत। किसने इसका विकास किया है, तो इसका विकास CDAC द्वारा माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है ना। किसके द्वारा, CDAC क्या है, आपके एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट के लिए है, और इसके प्रोग्राम का नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत इसका विकास किया गया है। इससे पहले 2 कौन सी चिप बनाई थी अपन ने, तेजस 32 और तेजस 64। तेजस 64 सेमीकंडक्टर लैब मोहाली में बनाई थी, और तेजस 62 मलेशिया में सिल्टेरा सुविधा केंद्र में बनाई थी। अब आते मुद्दे पर, मुद्दा है ध्रुव 64। और इसके बाद अगली कौन से बनाएंगे, धनुष। अगली कौन से बनाएंगे, धनुष। अभी कौन से बनाए, तीसरी, जिसका नाम क्या है, ध्रुव, जो कि स्वदेशी है। किस मामले में, पहली है किस मामले में, 1 गीगाहर्ट्ज वाली और 64 बिट कोर ड्यूल वाली। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर बात जो बताई गई है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ग्लो Cas9 की बात करते हैं। आप Cas9 के बारे में जानते होंगे, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूज किया जाता है। तो डॉक्टर वसुदेव माझी के नेतृत्व में कोलकाता स्थित बोस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ग्लो Cas9 नामक क्रिस्पर प्रोटीन बनाया। यह जीन संपादन की प्रक्रिया के समय चमकता है, अतः इसे ट्रैक करना क्या है, आसान है। नाम में ही पता लग रहा है, ग्लो, तो क्या करता है, चमकता है। किसने बनाया, तो बोस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बनाया। ठीक है ना। यह अध्ययन एडवेंटे केमी इंटरनेशनल एडिशन में प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो वहां पर बताया गया कि इस प्रकार से कुछ किया गया। तो ग्लो Cas9, ठीक है। तो क्रिस्पर प्रोटीन है जो कि चमकता है। आगे बात करते हैं दृष्टि। दृष्टि क्या है, AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली।
एआई आधारित क्या मालगाड़ी लॉकिंग प्रणाली जोड़ने के लिए आपस में, है ना। और इसके लिए भारतीय रेलवे ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। तो प्रोजेक्ट दृष्टि जो है वो याद रखना एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग प्रणाली है और भारतीय रेलवे ने इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। एक है ओंकोमार्क, ये क्या है, एआई आधारित फ्रेमवर्क है जो आणविक स्तर पर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके कैंसर के व्यवहार को समझने और निदान करने में मदद करता है। इसको जो है वो आपके बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डेवलप किया गया है, ठीक है ना। क्या है, तो ओंकोमार्क, तो क्या है, ये एआई आधारित फ्रेमवर्क है जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कैंसर के व्यवहार को समझने के अंदर क्या करता है, मदद करता है। क्या कुछ कह रहे थे, ऑन्कोलॉजिस्ट, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो वो कैंसर के लिए शब्द यूज होता है ओंको ना, हाँ तो ओंको मार्क, तो ओंको से वैसे भी याद रह जाएगा, ओंको जो रूट वर्ड है कैंसर के लिए क्या है, रूट वर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। जैसे कि स्किन के लिए रूट वर्ड होता है डर्मा, उसी तरीके से आपके कैंसर के लिए आई थिंक ओंको हो गया ना। तो ओंको मार्क एआई आधारित है। तो एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका जो विकास किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी किसके अंदर, टैग के अंदर। तो इस तरीके से हमने दिसंबर महीने का जो टैग है उसको कंप्लीट कर लिया। यदि आप पीएसआई का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए दिसंबर महीने का करंट अफेयर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट इसका छोड़ के नहीं जाना। वैसे तो मैंने सारी बातें लगभग जो वो अपने टैग वाली रिवीजन क्लास में करवा दी थी, पर फिर भी यदि एक आधा पॉइंट भी मैंने एक्स्ट्रा बताया है तब भी ये क्लास जो है आपको भी देखनी है, भले ही आप वहां पर टेक्नोलॉजी का पूरा रिवीजन कर चुके हो मुझसे, है ना। वो जो मैंने टेक्नोलॉजी का रिवीजन करवाया उसके अंदर 15-20 जनवरी तक की जो खबरें हैं उसको साथ के साथ मैंने ले लिया था, है ना। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको एक बार फिर से ये वाली क्लास भी देखनी है। बाकी मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि दिसंबर महीने की टैग वाली क्लास भी देख लेना, उसको देखने के साथ ही आप अपना टैग का कंप्लीट रिवीजन जो मानेंगे, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।